गुड मॉर्निंग। आज हम संस्कृत का पाठ स्टार्ट करते हैं। संस्कृत भाषा बहुत ही सरल भाषा है। बच्चों को ऐसा लगता है कि संस्कृत बहुत कठिन है, लेकिन नहीं। हम हमेशा बोलचाल की भाषा में क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं। किसी से कुछ फ्रेंड से बात करनी है, हिंदी में करेंगे। घर में बात करेंगे, हिंदी में करेंगे। तो फिर संस्कृत और हिंदी कठिन क्यों है? नहीं, बहुत ही सरल भाषा है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। मलयालम, मराठी, हिंदी, ये सभी भाषा संस्कृत से ही निकली हुई है। तो आइए अब हम संस्कृत स्टार्ट करते हैं। संस्कृत में सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? स्वर और व्यंजन, जो आप एलकेजी से पढ़ते आ रहे हैं। स्वर क्या है? अ, आ, ई, उ, ये सब स्वर हैं। और व्यंजन क, ख, ग, घ, ञ। इस तरह से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये सारे व्यंजन हैं। अब हम देखते हैं स्वर और व्यंजन हमें कैसे पढ़ने हैं। हमें सबसे पहले इस तरह से देखना होगा कि स्वर में ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त होते हैं। ह्रस्व में अ, ई, उ, री और ली होते हैं। दीर्घ में आ, ई, उ और री होते हैं। संयुक्त में ए, आई, ओ और औ होते हैं। इस तरह से ये स्वर होते हैं। फिर हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ और ऊष्म। मैं आप लोगों को इसका पिक्चर भी भेज दूंगी। अब आपको क्या करना है, समझना है संस्कृत में किन किन चिन्हों का प्रयोग होता है। देखिए, ये है एक छोटा सा नीचे लगने वाला डंडा। इसको कहते हैं हलंत। क्या बोलते हैं? हलंत। जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन में ये हलंत लगता है। सिर्फ व्यंजन में ही हलंत का उपयोग किया जाता है। अब ये हलंत लगाते क्यों हैं? हलंत का मतलब होता है व्यंजन को आधा कर देना, व्यंजन में से स्वर को निकाल देना। क्योंकि जब व्यंजन में स्वर मिलता है तभी एक पूरा वर्ण बनता है। जैसे हलंत वाले क में आपने अ मिलाया तो पूरा क बनेगा। क, अ, अंतिम ध्वनि अ आ रही है। फिर हम देखते हैं ये दो डॉट लगते हैं। इन दो डॉट को कहते हैं विसर्ग। विसर्ग। जैसे राम शब्द है, राम में दो डॉट लगा दिए तो रामः। विसर्ग को उच्चारित कैसे करते हैं? ह, ह, आधा ह, रामः। ऐसे ही क में अ मिलता है तो पूरा क बनता है। विसर्ग लगाते हैं तो ह को उच्चारित करते हैं। अब हम ये समझेंगे कि ये चिन्ह क्या है। संस्कृत भाषा में इनका उपयोग करके ही हम लोग भाषा को लिखते हैं और पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं उसके आगे वचन, लिंग और पुरुष। वचन हमने हिंदी में पढ़े थे, एक वचन और बहुवचन। अब हम पढ़ेंगे संस्कृत में तीन वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर हम देखते हैं लिंग। पहले हम वचनों को समझ लेते हैं। एक वचन में एक, द्विवचन में दो चीजें, दो पुरुष या कुछ भी आप देख सकते हैं। बहुवचन में अनेक का प्रयोग किया जाता है। फिर हम देखते हैं लिंग। लिंग हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हिंदी भाषा में पढ़े। संस्कृत भाषा में तीसरा लिंग होता है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में पेड़, फल, फूल और चीजें आती हैं, जैसे कलम। इस तरह से ये नपुंसकलिंग होते हैं। फिर हम देखते हैं पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष हमने इंग्लिश में पर्सन पढ़ा है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है उत्तम पुरुष, यहाँ उल्टा चलेगा। लास्ट वाला उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, आई मतलब मैं। फिर आता है मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, जिसमें यू। और फिर आता है प्रथम पुरुष,
थर्ड पर्सन शी ही, और कोई भी नाम। तो इस तरह से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये तीनों पुरुष होते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी स्टेशनरी जब मिले तब जो सबसे मोटी वाली कॉपी है, मे बी 182 शायद पेजेस हैं, वो कॉपी संस्कृत की बनानी है। उससे पहले आप हिंदी की कोई भी रफ कॉपी यूज कर सकते हैं। जिसमें आप लास्ट ईयर लिखते थे उन कॉपी का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आपको क्या लिखना है, उसमें आपको सारे स्वर और व्यंजन लिखने हैं। उसके बाद इस तरह से वचन, लिंग और पुरुष लिखना है। ये सब इस तरह से लिख करके याद करना है। जब हमारा स्वर, व्यंजन, लिंग, पुरुष, वचन ये अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, तो उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। इसके लिए हम काल को देखेंगे। काल क्या होता है? काल मतलब समय। समय इसमें जो होते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये हमने हिंदी में पढ़े। संस्कृत में इसमें हम लकार देखेंगे। जैसे मैं जाती हूँ, ये क्या है? मैं जा रही हूँ, मैं जाती हूँ, ये वर्तमान काल है। अब इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो क्रिया, जाती हूँ। अब क्रिया का प्रयोग कैसे किया जाए ये हम आगे देखेंगे। अभी आपको इतना कार्य करना है। थैंक यू।